हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस स्टडी विद दीपा सैनी। आज की क्लास में या आज की वीडियो में हम अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे और ये 50 क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, यह संकल्पना की साम्यक प्रक्रियाएं संपूर्ण भूवैज्ञानिक कालों के दौरान क्रियाशील थी के सिद्धांत को जाना जाता है। महाद्वीपीय प्रवाह, एकरूपतावाद, भूव्यवस्थाएं या प्लेट विवर्तन की। तो भाई ये थ्योरी थी और इसके अनुसार कि भाई जो साम्यक जो हमारे सामने आज जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें इतिहास की देन है और भूगर्भिक काल में उन चीज़ों का निर्माण हुआ था, एकदम से वो चीज़ें नहीं बनी। तो ये था आपका फेमस एकरूपतावाद का सिद्धांत जो कि जेम्स हटन महोदय ने दिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1785 में दिया था ये एकरूपतावाद का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है, पैन प्लेन की अवधारणा का संबंध किस विद्वान से है? WM डेविस, स्ट्राहलर, हंटिंगटन, पैंक। तो याद रखना, पैन प्लेन की जो अवधारणा है वो डेविस महोदय की थी। क्रिक, एक बच्चे ने बोला था कि मैम पैन प्लेन तो आपका क्रिक से संबंधित है। ऐसा नहीं है भाई, पैन प्लेनेशन की जो अवधारणा थी, पैन प्लेनेशन की अवधारणा वो थी, क्रिक मैंने दी थी वो। ठीक है, तो उसका आएगा यहाँ पर पैन प्लेन की अवधारणा का संबंध डेविस महोदय से है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ सतलाकृतियाँ दी गई हैं कि किसके द्वारा कौन सी बनी हुई है और पीजीटी एग्जाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो भाई नदी के द्वारा प्राकृतिक तटबंध बनाए जाते हैं, ही से हिमानी और ही से हिमोड़। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। ग्लेशियर्स के द्वारा पवन बनाती है फेमस। पवन की बात करें तो पवन इंसेलबर्ग बनाती है जो कि एक पहाड़ी की शेप में होते हैं। और हमारा भूमि जो गत जल है, धरातलीय जो वाटर है, वो डोलाइंस बनाते हैं, यानी एक गड्ढा बन जाता है। ठीक है, अंदर धरातलीय जल के रूप में। तो इस तरीके से ये सारे के सारी आपकी फीचर्स बनती हैं। नेक्स्ट आता है, निम्न चित्र में एक्स चिन्हित खंड पर सरिता के क्रम की पहचान कीजिए। जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है ना, वहाँ पर हमें सरिता के क्रम की पहचान करनी है। तो कैसे पहचान करोगे गाइस? यहाँ पर हमें बताना है कि कितनी सहायक नदियाँ इसमें से जुड़ गई है ना, इस तरीके से हमें बताना। तो देखो एक बार ध्यान से। तो देखो भाई, ऊपर से आ रही थी ये ऐसे, इस तरीके से बहकर ऊपर से आ रही थी। और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ऊपर से आ रही थी ये, मान लो हमने ये वाली ब्रांच चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर आ गई। ठीक है, एक ब्रांच इसमें ये मिली, एक इसमें ये मिली, 2। ठीक है, एक इसमें ये मिली यहाँ से 3 और एक इसमें ये मिली 4। तो एक्स के पास कितनी हो गई टोटल? 4। तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा 4। तो ये सहायक नदियाँ मिलाकर है। प्रैक्टिकल वर्क में हमने इस तरीके के क्वेश्चन कर रखे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सुमेलित करना है। फिर से आपकी कुछ सतलाकृतियों के नाम है और कुछ कारक है जिनके द्वारा उनका निर्माण हुआ है। तो मोनोडनांक यू नो डेट की मोनोडनांक्स जो थे आपकी अपर्दन चक्र में भी थे, है ना। अपर्दन चक्र में, डेविस महोदय के अपर्दन चक्र में, जो कि रिवर्स द्वारा बनते हैं, लास्ट स्टेज होती है। ड्रमलिन आपकी बनाते हैं, एक अंडों की टोकरी टाइप होती है ड्रमलिन की शेप, ये हिमानी बनाती है। ड्राई कांटर आपके भाई बनाए जाते हैं पवन के द्वारा, एक खिड़की नुमा आकृति बन जाती है पर्वत की, तो उसे कहते हैं ड्राई कांटर। और अंध घाटी बनाता है धरातलीय जल। वी आकार की घाटी नदी बनाती है, यू आकार की घाटी आपकी हिमनदी बनाती है और अंध घाटी आपके भूमिगत जल बनाते हैं। ठीक है, तो इन सारी घाटियों का आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, निम्न देशों को कौन सा युग्म अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करता है? तो यहाँ पर हमें देखने हैं कौन सा सबसे अधिक सूर्यताप प्राप्त करते हैं। इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और लीबिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। भाई ये तो सबसे कम ही प्राप्त करते हैं, कनाडा तो खासकर, कनाडा तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और भाई यमन और सोमालिया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखें ना, तो इंडोनेशिया और श्रीलंका, तो भाई ये 0 डिग्री के आसपास वाला आप ये कहो है तो आसपास वाला, बट इन सारे ऑप्शंस में से जो यमन और सोमालिया है, अफ्रीका की कंट्रीज हैं, अफ्रीका की कंट्री हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होता है इन सभी ऑप्शंस में से। वैसे तो इंडोनेशिया तो एशिया में आता है, लीबिया आपकी ये भी गीली लीबिया ये भी अफ्रीका में आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठोस पदार्थ किस माध्यम से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है? तो ये होती है उद्रपातन की प्रक्रिया, जिसमें कोई जैसे बर्फ से सीधा गैस में बदल जाना। ठीक है, जैसे ठोस पदार्थ सीधा वाष्प, यानी बर्फ हमेशा गैस में बदल जाना, तो इसे कहेंगे उद्रपातन की प्रक्रिया। ये आपको सारी प्रक्रिया पता होनी चाहिए। संघनन में क्या होता है, वाष्पीकरण में क्या होता है, उद्रपातन में क्या होता है।
नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको करेक्ट बताना है। ये आपको कोपेन की जलवायु के अनुसार दिए गए हैं वर्ग। CWA, सी जो सी होता है ना वो आपका गर्म और ग्रीष्म काल, यानी जो गर्मियों में भाई गर्मी और सर्दियों में आपकी शुष्क, सर्दियों में कोई वर्षा नहीं। CWA बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि W आपका जो दिखाता है वो आपके शुष्क एरिया को दिखाता है W, ठीक है, और छोटा है आपकी ग्रीष्म ऋतु, बड़ा है भी। नेक्स्ट आता है CWB, तो W है तो इसलिए शुष्क तो रहेगा ही, मैंने पहले ही बताया W शुष्क को दिखाता है, ठीक है। अब B की बात करें तो गर्म ग्रीष्म काल, बट यहाँ पर जो बी हो ना गाइस वो गर्म, यहाँ पर ग्रीष्म काल नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट आता है CSB, तो कोष्ण, कोष्ण यानी कुछ गर्म और आपका नॉर्मल सा कोष्ण वार्म, ठीक है, और शुष्क ग्रीष्म काल, गर्मियों में तो सूखी, और कोष्ण यानी सर्दियों में ज़्यादा गर्मी भी नहीं और ज़्यादा ठंड भी नहीं, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है CSB। CFB यानी कोष्ण ग्रीष्म काल, F दे दिया ना रेनफॉल और कोष्ण वर्ड डाल दिया, तो यानी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वर्षा भी होगी, तो 1, 3, 4 ये करेक्ट रहेंगे आपके। नेक्स्ट आता है स्थानीय पवनों के नाम है, यहाँ पर अलग अलग एरियाज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। लू भैया आप सबको पता है भारत और पाकिस्तान में लू कहते हैं, और हारमाटन आपकी पश्चिमी अफ्रीका में बोली जाती है, इंपॉर्टेंट पवन है वहाँ की। बोरा यूगोस्लाविया में बोली जाती है, और ये सामुन आई थिंक मैंने पहली बार पढ़ी है। जो सामुन जो लोकन विंड है ये ईरान में इसका नाम है, ईरान में सामुन लोकन विंड बहती है, तो इन सबको आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन रेडियोलेरियन निपंक क्या है, ये आपका ओशनोलॉजी से क्वेश्चन है, ओशनोलॉजी ज्योग्राफी से, समुद्री विज्ञान से। और मैंने पहले ही बताया कि भाई समुद्री विज्ञान से हर बार ये निक्षेप से पंख से क्वेश्चन पीजीटी में ज़रूर आता है। इस टॉपिक से पेड कोर्स में मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है इसका। एक बार और बता दूं गाइस, जो स्टूडेंट आपका पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आप पीजीटी और नेट लेवल की ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। अगर आप सोच रहे हो कि अभी हमारी तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अब भी पेड कोर्स लेते हो तो आपके 60 में से 50 नंबर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि पेड कोर्स में आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पीजीटी ज्योग्राफी पेड कोर्स अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं और अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो रेडियोलेरियन निपंक की बात, तो ये आपके होते हैं पैलाजिक निक्षेप, ये पैलाजिक प्रकार के निक्षेप होते हैं, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुछ पदार्थों को जल प्रदूषकों, कुछ को वायु प्रदूषक और कुछ और है जिन्हें भू प्रदूषकों के रूप में श्रेणीगत किया गया है। हमारे वातावरण के तमाम 3 हिस्सों को निम्न में से क्या प्रदूषित करता है, तो फ्लोरोकार्बन्स, ध्रुव कोहरा, ओजोन और अम्ल वर्षा। तो भाई ये जो अम्ल वर्षा है ये भी जब पानी के साथ का सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो आपके सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, तो इसी प्रकार से आपकी अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। तो ये वही अम्लीय वर्षा है, ये 3 हिस्सों को भी ये अम्लीय वर्षा भी प्रदूषित करती है। नेक्स्ट आता है रिया किसका उदाहरण है, तो रिया आपका एक तट है, और ये तट आपका कैसा है, नीमगन उच्च तट भूमि, यानी डूबा हुआ उच्च भूमि का तट होता है, ठीक है, रिया तट। तो समुद्र द्वारा बनी सतला करती है, ये समुद्र ओशियन के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, स्पाट शिखर वाले उप समुद्रीय पर्वतों को क्या कहते हैं। तो भाई स्पाट शिखर वाले उप समुद्रीय पर्वत, तो कुछ इस तरीके की जो द्वीप होते हैं जो समुद्र के अंदर डूबे रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो नीमगन द्वीप होते हैं ये। और गाइस ये जो सपाट शिखर वाले उप समुद्रीय पर्वत होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है गयोट। यहाँ पर गयोट नहीं दिया हुआ है तो याद रखना, इन्हें गयोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनाकोंडा। अनाकोंडा सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो सबको पता भाई अनाकोंडा अमेज़न बेसन में दुर्लभ प्रकार के अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, भयानक जीव जंतु और पौधों की प्रजातियां भी जो कि काफ़ी खतरनाक भी होती हैं। तो अनाकोंडा आपके अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्राकृतिक वनस्पति, और भारत में केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताना है कौन से वन कहाँ पर है। तो भाई सबको पता है भारत में सदाबहार वन, एक तो
सबसे ज़्यादा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, अंडमान निकोबार में और पश्चिमी घाट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सदाबहार वन हम सीधा डालेंगे अंडमान निकोबार। शंकु वृक्ष ठंडे इलाकों में मिलेंगे, तो शंकु वृक्ष डालेंगे हम जम्मू कश्मीर, क्योंकि राजस्थान में तो बर्फ़ पड़ती नहीं, ना झारखंड में पड़ती, तो शंकु वृक्ष आपके बर्फीले इलाकों में मिलते हैं, आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पतझड़ी वन यानी मध्य भारत में मिलते हैं भाई पतझड़ी वन, जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। और भाई मरुदभिद वन यानी ऐसे वन जो सूखी झाड़ियाँ टाइप वन, तो ये आपके मिलते हैं राजस्थान में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भारत में वन, प्राकृतिक वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरणीय नियतिवाद की अवधारणा का समर्थन निम्न में से किसने नहीं किया था? भाई निश्चयवाद या नियतिवाद के फेवर में कोई नहीं था, तो रेटजल, डेविस, हंटिंगटन। भाई रेटजल भी शुरुआत में तो ये पूरा नियतिवादी था, रेटजल की बात करें शुरू में नियतिवादी था, बाद में ये मानव यानी संभववाद की ओर इसका रुझान चला गया था, बट स्टार्टिंग में ये नियतिवादी था, इसको याद रखना। डेविस भी नियतिवादी था और हंटिंगटन भी, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ये तीनों के तीनों समर्थक थे डिटर्मिनिज्म की। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपको बिल्कुल फिर से इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन, संभाव्यवाद, रुको और जाओ, नियतिवाद, क्रमबद्ध भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल। ठीक है, आप देखते हैं, देखो संभाव्यवाद के जो थे ना वो स्पेट महोदय थे। संभाव्यवाद में सबसे ज्यादा यानी हर चीज की पूरी पूरी संभावना, तो इसके तो कौन थे? स्पेट महोदय थे। वहीं हम बात करें रुको और जाओ, नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म, ये डिटर्मिनिज्म स्टार्टिंग वाला नहीं है, ये रुको और जाओ का, यानी इसमें मनुष्य भी और प्रकृति भी दोनों का समान रोल है, दोनों में से कोई ऊपर नीचे नहीं है, दोनों इक्वल है। तो ये था टेलर महोदय ने। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो भाई इसमें ना आपका क्रमबद्ध भूगोल की बात करें तो क्रमबद्ध भूगोल से रिलेटेड थे वॉन होमबोल्ट, और रीटर रिलेटेड थे क्षेत्रीय भूगोल से। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि हमबोल्ट किससे रिलेटेड थे और कार्ले रीटर किससे रिलेटेड थे। ठीक है, हमबोल्ट और कार्ले रीटर दोनों एक समकालीन थे, और इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इनसे हर बार जरूर बनता है। ठीक है, तो क्रमबद्ध भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल, कार्ले रीटर और हमबोल्ट, मैंने पेड कोर्स में स्टूडेंट अच्छी तरीके से पढ़ाया इन दोनों के बारे में एक एक चीज़ डिटेल से, तो आप उन सबको अच्छी तरीके से जरूर करोगे। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एयर्स वाटर एंड प्लेसेस नामक पुस्तक किसने लिखी? एयर्स वाटर एंड प्लेसेस, एनेक्सिमेंडर, हिप्पोक्रेटस, एरेटासथनीस या हिकेटियस? तो राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस की थी एयर्स वाटर एंड प्लेसेस। ठीक है, एयर वाटर एंड प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानववादी भूगोल का लक्ष्य है वसट्रेय प्राप्त करना, यानी कि व्यक्ति की जीवन शैली। ठीक है, व्यक्ति की जीवन शैली, ये वसट्रेय इसको याद रखोगे, व्यक्ति की जीवन शैली, ये मानवतावादी जो भूगोल था उसका एम था, उसका लक्ष्य था वसट्रेय यानी व्यक्ति की जीवन शैली। ज्योग्राफिया भाई 17 खंडों में बटी हुई है, इंपॉर्टेंट बुक है और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जियोग्राफिया 17 इसके पार्ट्स थे, खंड थे, और ये लिखी थी स्ट्रैबो की जियोग्राफिया। कैसे याद रखोगे? स्ट्रैबो की जियोग्राफिया। कार्ले रीटर की फेमस बुक थी अरड़ कुंडे। कार्ले रीटर की कौन सी थी? अरड़ कुंडे। ठीक है, इन सबको आप याद रखोगे बुक्स के नाम, जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद रखनी ही है क्योंकि एग्जाम के। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन 21, भारत में नवोदित औद्योगिक नगरों में पुरुष और महिला दोनों की जो प्रौढ़ जनसंख्या की संख्यात्मक रूप से प्रधानता है, मानव प्रवसन, आयु और लिंग चयनामत है। अगर भारत में बात करें ना भाई, पुरुष और महिला दोनों की जो प्रौढ़ जनसंख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है, बट मानव प्रवसन, आयु और लिंग चयनात्मक है कि जो मनुष्य में जो प्रवास होता है ना, मानव में जो प्रवास है वो आयु और लिंग के अनुसार है। ठीक है, ये कहा गया है दोनों कथन में। ए तो करेक्ट है कि भाई यहाँ प्रौढ़ जनसंख्या में पुरुष और महिला दोनों की प्रधानता, बट आर गलत है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के प्रवास में हमें आयु और लिंग चयनामत है कि भाई एक स्पेशल ही एज वाले लोग ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्रवास। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भाई पूर्व नगरीकरण कंप्यूटर बेल्ट सार भाग की लागत पर विकसित है। प्रति नगरीकरण, तो भाई प्रति नगरीकरण रिंग का जनसंख्या हार शहरी सार भाग से ज़्यादा होता है। तो ये आपकी अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो प्रति नगरीकरण आएगा जिसमें रिंग का जनसंख्या जो हार्श होता है, जो कमी होती है, वो शहरी सार भाग से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 23, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन यानी इंटरनेशनल लेवल का जो प्रवास होता है उसकी बात हो रही है। जनसंख्या वितरण में कारक बिल्कुल नहीं रहा, इसका मुख्य कारण क्या है?
भाई इंटरनेशनल जो माइग्रेशन हो रहा है वो आपकी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है। इसका आपको बताना है कारण कि राष्ट्रों ने क्या कर दिया है, प्रवास पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ठीक है, कि भाई सभी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने यहाँ कुछ इस तरीके के नियम लागू कर दिए कि इतने ही लोग, या अलग अलग कंट्रीज़ ने बिल्कुल अवॉइड कर दिया इस चीज़ को, प्रवास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और आप जानते हो नियम कानून भी बड़े स्ट्रॉन्ग बना दिए हैं, तो इस वजह से इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है उसका अब रोल बहुत ही कम हो गया है। नेक्स्ट आता है गाइस, यहाँ पर कुछ विद्वान के नाम है और विचार और प्रत्यय है। तो चार्ल्स डार्विन, जेलेंस्की, माल्थस, रेमनस्टीन, तो इनके सबकी आपको बताना है। तो डार्विन का था भाई उद विकास का सिद्धांत। ठीक है, डार्विन का था उद विकास का सिद्धांत। जेलेंस्की का तो महोदय गतिशीलता की परिकल्पना थी। माल्थस का था जनसंख्या और संसाधन। माल्थस ने थ्योरी दी थी कि भाई पॉपुलेशन आपकी दुगनी गति से बढ़ती है और इसी तरीके से संसाधन भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रेमनस्टीन, और रेमनस्टीन महोदय का था प्रवसन नियम, यानी रेमनस्टीन महोदय ने दिए थे प्रवास के नियम। तो ये सारे के सारे थे आपके डिटेल में, और आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। 21वीं शताब्दी के अंत में सार्वभौम नगर और प्रक्षेपित नगरीय विश्व को परिभाषित करने के लिए इक्यूमेनोपोलिस शब्द का यूज सबसे पहले डोक्सिया डेस ने किया था। इक्यूमेनोपोलिस वर्ड का यूज किसने किया था? डोक्सिया डेस महोदय ने। और मेगापोलिस वर्ड का यूज किया था भाई गोटमैन ने। मेगापोलिस कुछ इसी तरीके का वर्ड है, उसका यूज किया था गोटमैन ने, और इक्यूमेनोपोलिस वर्ड का यूज किया था डोक्सियो डेस ने। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्षेत्र संख्या, ये आपकी एक थ्योरी है। ठीक है, ये नगरीय जनसंख्या से रिलेटेड है कि बीच में क्या होगा, फिर उसके बाहर। तो भाई सबसे पहले है ना, सेंटर में हमेशा सीबीडी एरिया होता है। सीबीडी यानी क्षेत्रीय केंद्रीय एरिया जोन होता है। ठीक है, और इसके दूसरे नंबर पर, तो नंबर 1 पर आएगा आपका सीबीडी, और दूसरे नंबर पर होंगे थोक और हल्के विनिर्माण उद्योग, यानी बिल्कुल हल्के और जल्दी खराब होने वाले उद्योग विकसित किए जाते हैं सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर माना जाता है निम्न वर्ग उद्योग, यानी वो मजदूर रहते हैं थर्ड नंबर वाली बेल्ट में जो कि आपके सेकंड नंबर वाली बेल्ट में काम करते हैं। और फोर्थ नंबर पर होते हैं आपके मध्यम वर्गीय लोग। ठीक है, थर्ड नंबर पर आपके मध्यम वर्गीय लोग होंगे, और अगर हम बात करें थर्ड नंबर पर भाई आपके जो रहेंगे वो निम्न वर्गीय लोग रहेंगे, मजदूर वगैरह। और फोर्थ नंबर पर आपके मध्यम वर्गीय यानी ठीक ठाक लोग जो कि जॉब वगैरह करते हैं। और फिफ्थ नंबर पर आपके रिहायशी लोग रहते हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है। तो पहले सीबीडी, सेकंड बेल्ट में हल्के विनिर्माण उद्योग, और थर्ड बेल्ट में आपके आ जाएंगे निम्न वर्गीय लोग, और फोर्थ में मध्यम वर्गीय लोग। तो कुछ इस तरीके का आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो सीबीडी के बारे में भी मैंने पीजीटी पेड कोर्स में डिटेल से पढ़ाया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, शिफ्टिंग खेती के बारे में। शिफ्टिंग यानी वही आपकी कि भाई स्थानांतरित खेती जिसे आप बोलते हो, तो कौन सा सत्य नहीं होता? खेत का कर्मावर्तन, भारवाही पशुओं की अनुपस्थिति होती है, सामुदायिक जीवन के लिए महाउत्प्रेरक शक्ति है, वास भूमि क्षेत्र को बदला नहीं जाता। भाई बदला जाता है, भाई देखो खेतों को तो बदलेंगे और साथ के साथ रहने के स्थान को भी बदलते रहते हैं, तो वास भूमि एरिया को भी ये बदलते रहते हैं। तो ये आपका सत्य नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर इज छत्तीसगढ़ राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत वेबर महोदय का था जो क्लासिकल मॉडल। इसका क्लासिकल जो मॉडल है जिसमें न्यूनतम लागत उपागम प्राथमिक महत्व रखता है कि भाई हमारा जो सबसे कम लागत कहाँ पर लगी, तो इस चीज़ की प्राथमिक महत्व रखता है। तो इसका औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत माना गया। तो वेबर का देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, वेबर का था औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, उन्होंने कहा कि एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए कैसे ज़्यादा खर्चे से बचा जाए और न्यूनतम लागत में यानी कम पैसे में हम एक इंडस्ट्री स्थापित कैसे करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में था ये पूरी थ्योरी, पेड कोर्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कील नहर किसे जोड़ती है? भाई कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। कील नहर लगभग 103 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये यूरोप में है कील नहर, बाल्टिक सागर प्लस उत्तरी सागर। नेक्स्ट आता है, भारत की स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति कब लागू की गई थी? तो भाई ये नीति आपकी लागू हुई थी 2000 में। ठीक है, विशिष्ट आर्थिक कटिबंध सन 2000 में ये लागू हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32, समकालीन संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश भू रणनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान भू रणनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इन सभी कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33, निम्न में से किस देश में क्षेत्रीय विकास नीति के रूप में पुरस्कार और दंड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? पुरस्कार और दंड तकनीक का प्रयोग किया जाता है स्वीडन, नीदरलैंड, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। तो क्षेत्रीय विकास नीति के रूप में पुरस्कार और दंड टेक्निक का यूज किया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वृहद हिमालय का क्रोड किससे बना है? क्रोड यानी बिल्कुल आंतरिक पार्ट, वृहद हिमालय यानी हिमालय का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, तो वो बना है भाई आपका गोंडवाना प्रकार की चट्टानों से। देखो बिल्कुल अंदर की बात की है, और आप सभी जानते हो जो आप हमारा दो ही पार्ट बने थे जब भी हमारी पृथ्वी पर महाद्वीपों की रचना हुई, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। तो अधिकतर जो हिस्सा है हमारे यहाँ का वो गोंडवाना लैंड का है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, क्योंकि क्रोड पूछा गया है तो बिल्कुल भाई अंदर वाला भाग। तो वृहद हिमालय का जो क्रोड है वो गोंडवाना चट्टानों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी शैल व्यवस्था भारत में कोयले का प्रमुख स्रोत है? तो भाई जो आपकी गोंडवाना प्रकार की जो है गोंडवाना प्रकार की जो शैल व्यवस्था है, जो चट्टानें हैं, भारत में कोयले का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर भारत द्वारा दक्षिण पश्चिमी एशियाई देशों में कौन सी वस्तुओं का समूह आयात किया जाता है? तो भाई कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो बहुमूल्य पत्थर और मोती। बहुमूल्य पत्थर और मोती ये भारत द्वारा दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों से इनका आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिलें हैं? तो भाई यूपी में है। यूपी में आपकी पॉपुलेशन भी इंडिया में सबसे अधिक है, और जो चीनी की मिलें हैं वो भी यूपी में ही आपकी सबसे अधिक है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर कुछ बोलियां दी गई है, आपको बताना कौन से राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है, बोली जाती है। जैसे बागड़ी, बागड़ वाला एरिया हरियाणा में है ना, तो हरियाणा में बागड़ी बोली, ऐसे याद करोगे। ठीक है, बुंदेलखंड आपका मध्य प्रदेश में पार्ट पड़ता है, तो बुंदेली मध्य प्रदेश में। मैथिली आपकी बिहार में बोली जाती है, और अवधी आपकी यूपी की है। अवधी यूपी, बुंदेली मध्य प्रदेश, मैथिली बिहार और बागड़ी हरियाणा। इन सबको आप याद रखोगे। नेक्स्ट आता है लेबन संग्राम की अवधारणा किसके प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के विषय में लोकप्रिय हुई? तो भाई पॉलिटिक्स ज्योग्राफी पुस्तक जब प्रकाशित हुई, ठीक है, पब्लिश हुई, उसके बाद ही लेबन संग्राम की अवधारणा, ये पूरा कंसेप्ट है लेबन संग्राम, तो ये पूरी तरह से लोकप्रिय हो गया था और चारों तरफ फैल गया था। तो इम्पोर्टेंट है ये भी लेबन संग्राम की कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, प्रेड ने निम्नलिखित आधार पर अस्थिति सिद्धांत की आलोचना की। किस बेस पर प्रेड महोदय ने जो अस्थिति सिद्धांत है उसकी आलोचना की है? तर्कपूर्ण असंगतता, उद्देश्य और क्षमता। तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, तर्कपूर्ण असंगतता कहा था उन्होंने इसे, और उद्देश्य और क्षमता के आधार पर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर आपको फिर से कुछ मॉडल दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, और एक तरफ उनको देने वाले दिए गए हैं। तो देखो संचयी प्रेरण मॉडल, तो ये हैगर-स्ट्रेड का था। किसका था? संचयी प्रेरण मॉडल हैगर-स्ट्रेड का। स्थानिक विचरण ये था आपका मेड्राल का। ठीक है, जो स्थानिक विचरण की बात करें, और व्यवहार परक मैट्रिक्स, व्यवहार परक जो मैट्रिक्स था प्रेड महोदय का था। आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं रोस्टो महोदय की थी। ठीक है, आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं रोस्टो महोदय की। व्यवहार परक मैट्रिक्स प्रेड का था। स्थानिक विचरण की बात करें ना गाइस, तो जो स्थानिक विचरण था ना, ये आपका हैगर-स्ट्रेड का था। सॉरी, स्थानिक विचरण हैगर-स्ट्रेड का था, और संचयी प्रेरण मॉडल आपका मिड्राल का था, क्योंकि ये इसमें भी शामिल था ना, इसलिए कंफ्यूज हो गई। ठीक है, मिड्राल वाला और हैगर-स्ट्रेड ने आपस में भी काम किया था। तो संचयी प्रेरण मॉडल जो था वो आपका मिडरोल का, और स्थानिक जो विचरण था हैगर-स्ट्रेड का था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे किस विद्वान ने भू राजनीति शब्द की उद्भावना की? तो भाई ये थे आपके जैलेन। ये जैलेन, इसको जैलेन भी लिखा हुआ मिलता है कई बार, जेलेन इस तरीके से मिलता है ये जेलेन। ठीक है, जेलेन महोदय ने की थी, यहाँ जैलेन लिखा है, जो जेलेन इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो भू राजनीति जो वर्ड खोज के लाए थे ना, वो कौन थे? जैलेन। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस व्यक्ति को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने कट गया है ये, वृक्ष ध्रुव सिद्धांत में भौगोलिक क्षेत्र की संकल्पना को समाहित किया?
तो भाई ये आई डोंट नो क्या है, तो ध्रुव सिद्धांत में बोर्डविली है इसका आंसर। नेक्स्ट देख लो, नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से हाँ, निम्नलिखित मानचित्रों को पैमाने के हार्समान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हार्समान क्रम में यानी गिरते हुए क्रम में। एटलस मानचित्र, दीवाल मानचित्र, भूकर या कैडेस्ट्रल मानचित्र, सतलाकृतिक मानचित्र। तो भाई आपको करना है हार्समान क्रम में, किसके, पैमाने के यानी स्केल के हार्समान क्रम में। तो सबसे पहले भूकर यानी कैडेस्ट्रल मानचित्र आएगा, और उसके बाद आएंगे आपके टोपोग्राफिकल मैप्स, फिर आएंगे आपके दीवारी मानचित्र, और फिर एटलस मानचित्र। देखो एटलस आप सबने देखी है, सबसे छोटी है ना। फिर दीवारी मानचित्र आप सबने अपनी क्लास के अंदर जो दीवार पर टंगे हुए मानचित्र वो सबने देखे हैं। उसके बाद टोपोग्राफिकल सीट भी आप सबने देखी हुई है जब आपने प्रैक्टिकल की थी, और उससे भी बड़े होते हैं भूकर कैडेस्ट्रल मानचित्र। ठीक है, तो ये सारा सिक्वेंस था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर स्केल दिया गया है और इसको मैपने पर 200 वर्ग सेंटीमीटर आया है, तो RF को कम करके इतना कर दिया जाए तो मानचित्र पर बेसिन क्षेत्र क्या होगा। तो भाई ये इतना डिटेल में HTET PGT में नहीं आएगा, ये तो काफ़ी डिटेल का क्वेश्चन है और काफ़ी लंबी इसमें गुना भाग होगी, तो इतना नहीं आता। आपसे सिंपल RF निकालना आता है, फिर भी अगर कोई निकालना चाहे तो इसका आंसर 50 वर्ग सेंटीमीटर बनेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है सतलाकृतिक मानचित्र पर रेखाएं जो जल की गहराई को दिखाती हैं। तो जल की गहराई को दिखाने वाली रेखाओं को कहते हैं अनुगंभीर रेखाएं। क्या कही जाएंगी, अनुगंभीर रेखाएं। नेक्स्ट आता है कुतुब मीनार को हवाई फोटोग्राफ पर पहचानने के लिए प्रतिबिंब व्याख्या में से निम्नलिखित घटकों में से कौन सी ज्यादा अभिव्यंजक और सार्थक है। तो भाई कुतुब मीनार ज्यादा लंबी है, तो उसकी छाया के द्वारा हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ यही कुतुब मीनार है। क्योंकि देखो ऊपर से हवाई फोटोग्राफ से तो हमें क्या दिखाई दे, हमें तो वो उतनी बराबर लगेगी ना, बट जितनी लंबी उसकी छाया दिखेगी ना तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये कुतुब मीनार है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको लिए कुछ वर्ण यानी कुछ कलर दिखाए गए हैं और हमें बताना है कौन से कलर के द्वारा कौन सा एरिया दिखाते हैं हम मैप के अंदर या टोपोग्राफिकल में सीट्स में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लाल रंग के द्वारा हमें भिन्न भागों में निर्मित भूमि को दिखाते हैं। गहरे हरे यानी डार्क ग्रीन से हम हमारा एग्रीकल्चर वाला एरिया दिखाते हैं। ब्राउन यानी भूरे कलर से हम वन एरिया को दिखाते हैं, और पीले कलर से हमें दिखाते हैं ऐसी खेती या ऐसी ज़मीन जिसमें खेती बाड़ी ना की गई हो। तो समझ गए, लाल रंग के द्वारा अलग अलग एरिया में निर्मित भूमि, गहरे हरे यानी डार्क ग्रीन के द्वारा कृषि एरिया को, ब्राउन कलर के द्वारा वन क्षेत्र को, और पीले कलर के द्वारा आपके जो एग्रीकल्चर एरिया उनको। नेक्स्ट आता है विदेशी नीति से राजनीतिक भूगोल के संबंध को किसके चित्रांकन ने संक्षिप्त रूप प्रदान किया है। तो विदेशी नीति से राजनीतिक भूगोल के संबंध को, तो भाई ये कार्ल होसेफ ने, ठीक है, इनके चित्रांकन ने संक्षिप्त रूप प्रदान किया है। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चंस कैसे लगे भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो लाइक कर देना भाई, और न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो निर्णयक प्रक्रिया में प्रतिवेश के मानसिक मानचित्र के महत्व पर पहली बार किसने जोर दिया था। तो भाई मानसिक मानचित्र से रिलेटेड आए तो गोल्ड करोगे आप सीधा। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेना। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन आपके नेट लेवल के हैं, तो भाई नेट लेवल से ही आपके क्वेश्चंस उठ के आते हैं पीजीटी में भी, और मैं तो ये कहूँगी नेट से भी डीप लेवल होता है पीजीटी। अगर आप नेट लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो पीजीटी के कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि HTET तो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, और साथ में DSSS भी बहुत ज़्यादा डीप होता है। KVS तो मैं फिर भी कहूँगी कि ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद दे रखा KVS। तो ध्यान से समझ लो इस बात को, कभी ये सोचो कि नेट के क्वेश्चन है तो इनमें से कहाँ आएगा। HTET में नेट से भी डीप क्वेश्चन आते हैं, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो और अपनी तैयारी उसी तरीके से करना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके बाय बाय।